एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं टॉप 30 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने भी लोग जो है यूपी पुलिस का बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम हो चुका है, बट जितने भी लोग बचे हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप लोग जरूर इसे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही। एंड सेकेंड चीज मैं ये कहूंगी कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पुलिस का या उससे भी नेक्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग तो देखिएगा, प्लस उसके साथ साथ इसको नोट भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। ठीक है, तो आपसे यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो किया था वो किसने किया था। तो आपके ऑप्शन है लुई पाश्चर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी कार्ल लैंडस्टीनर या ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश। सो गाइस सबसे पहले अगर लुई पाश्चर की बात करें तो ये रेबीज की टीके की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि रेबीज के टीके की खोज जो की थी वो लुई पाश्चर ने की थी, रेबीज के टीके की खोज। ठीक है, उसके बाद अगर विलियम हार्वे की बात करें गाइस, तो विलियम हार्वे जो है उन्होंने ही रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वो कब की थी, तो आपको डेट भी याद रखना है। तो 1628 को जो है इन्होंने खोज की थी। तो 1628 ईस्वी में जो है विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन किया था। ये आपको याद रखना है, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का। उसके बाद अगर बात करें आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है वो आरएस फैक्टर की खोज की थी। और आरएस फैक्टर की खोज जो है वो दो लोगों ने मिलकर की थी, ये आपको याद रखना है। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो है इनके साथ जो एक और जो है वो अलेक्जेंडर विनर जो थे उन्होंने भी खोज की थी, इन दोनों ने मिलकर खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कब खोज की थी, तो 1940 में खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, इन्होंने जो है यह खोज जो है सबसे पहले रेसिस बंदर पे खोज की थी। ठीक है, इसलिए इसे रेसिस फैक्टर भी बोलते हैं। तो आरएस फैक्टर को जो है वो रेसिस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये इन्होंने रेसिस बंदर पे जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेसिस बंदर पे जो है इन्होंने सबसे पहले इस पे प्रयोग किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए इसे रेसिस फैक्टर के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हेनरी कैवेंडिश की गाइस, तो इसने जो खोज की थी ये आपको याद रखना है, ये हाइड्रोजन की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन की खोज की थी। और अगर आपसे पूछे कि ये कब की थी, तो इसका भी डेट आपको याद रखना है, 1766 में। ठीक है, तो ये आपको 1766 में जो है इन्होंने खोज की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की, कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर विनर ने जो की थी वो आरएस फैक्टर की, और हेनरी कैवेंडिश जो है वो हाइड्रोजन की खोज। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसका डेट भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। और यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को हमेशा मिलेगा, कहीं पे आपको विद्युत धारा दे देगा, कहीं पे आपको कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे एक दाब का एसआई मात्रक पूछेगा, या फिर आपसे कार्य का एसआई मात्रक पूछेगा, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक प्रश्न तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये मेरा प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन डी बल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। उसके बाद अगर बात करेगा शक्ति का एसआई मात्रक, वाट। वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। यहाँ पे जूल जो है वो सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बता दें कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ कार्य का भी एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। उसके बाद बल का एसआई मात्रक आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार देखने को भी मिला है, तो न्यूटन। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी शिमला,
ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी नागपुर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि ये देहरादून है कहाँ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देहरादून जो है ये हमारा उत्तराखंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में हमारा देहरादून है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कटक में अगर पूछा जाए कि कौन सा संस्थान है, तो आपको याद रखना है चावल अनुसंधान जो है वो हमारा चावल अनुसंधान जो है वो हमारा कटक में है। उसके बाद अगर शिमला में बोले तो आलू अनुसंधान जो है वो हमारा शिमला में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आलू अनुसंधान कहाँ है, तो वो हमारा शिमला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वायुमंडल का कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, जो रसायन मंडल का भाग है। तो सबसे पहले वायुमंडल की कितनी परत है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वायुमंडल की जो है वो टोटल 5 परत है, और 5 परत हमारा कौन कौन सा है। तो ये है आपका क्षोभ मंडल, मध्य क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। ये जो 5 मंडल है ये पृथ्वी के 5 मंडल है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो वायुमंडल की पृथ्वी की जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है ये हमारा क्षोभ मंडल में होती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी घटना, ठीक है, मौसम संबंधी घटना जो है ये कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है कि मौसम संबंधी घटना जो है ये हमारा क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद अगर समताप मंडल में बात करें तो ये समान ताप की वजह से जो है वायुमंडल जो है, जो वायुयान जो है इसी में उड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछे कि हवाई जहाज जो है वो वायुमंडल की किस परत में उड़ती है, तो आपको ध्यान रखना है कि समताप मंडल में। ठीक है, उसके बाद अगर रसायन मंडल का एक भाग है तो उसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किस समस्थानिक का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चट्टानों की आयु ज्ञात जो करते हैं वो किस समस्थानिक का उपयोग करके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्बन 14, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, या ऑप्शन सी यूरेनियम 235, या ऑप्शन डी आयोडीन 131। सो गाइस अगर बात करें कि चट्टानों की आयु जो ज्ञात करते हैं, तो वो हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम 235 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जब बात आ जाए कि जीवाश्म की आयु ज्ञात कर जो की जाती है वो कार्बन 14 के द्वारा की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जीवाश्म जीवाश्म का जो आयु ज्ञात होता है, जीवाश्म की आयु जो ज्ञात होती है वो कार्बन 14 के द्वारा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गाइस, आप बात करते हैं कोबाल्ट 60 की, तो कोबाल्ट 60 में जो कैंसर उपचार जो होता है वो कोबाल्ट 60 के द्वारा होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर उपचार जो है ये है कोबाल्ट 16 के द्वारा, ये 60 के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कार्बन 14 के द्वारा जो है वो जीवाश्म की आयु ज्ञात होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चट्टानों की आयु जो है वो यूरेनियम 235 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे ये आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है उपग्रह, ऑप्शन बी पुष्कल तारा, ऑप्शन सी ग्रह, या ऑप्शन डी ये सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो छोटे आकाशीय पिंड को जो है वो कहते हैं उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि उपग्रह जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो उपग्रह जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 2 प्रकार कौन कौन से है, तो ये 2 प्रकार जो है, ये 2 प्रकार जो है, पहला है आपका, आपको लिखना है, पहला है प्राकृतिक, उसके बाद दूसरा है आपका कृत्रिम। ठीक है, तो दूसरा है आपका प्राकृतिक और दूसरा है आपका कृत्रिम, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि प्राकृतिक में जो है वो कौन कौन से आ जाएंगे, तो प्राकृतिक में जो है चंद्रमा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक में कौन आएंगे, तो चंद्रमा आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर कृत्रिम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं बहुत सारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो मानव के द्वारा ही निर्मित रहते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो है ये कृत्रिम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया था, तो आपके ऑप्शन ए अर्नेस्ट हेकर ने, ऑप्शन बी टेंसले ने, ऑप्शन सी लेंडेमान ने, या ऑप्शन डी लिवेनहॉक ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अर्नेस्ट हेकर है उन्होंने ही इकोलॉजी शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें गाइस कि इन्होंने कब किया था, तो ये आप याद रखिएगा कि 1866 में जो है ये किया था, ये भी आपको डेट भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें एक नाम जो है वो और बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये जो है टेंसले। टेंसले जो है ये किससे है, तो ये इन्होंने जो शब्द दिया था वो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जिसका संबंध है वो टेंसले का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में करते हैं। ठीक है, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी ऑल्टीमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन डी फेदोमीटर। सो गाइस सबसे पहले बैरोमीटर की बात करते हैं। ठीक है, तो जो बैरोमीटर है इससे जो है वायुदाब की को मापा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वायुदाब को मापने वाला कौन सा यंत्र है, तो बैरोमीटर है। उसके बाद हाइग्रोमीटर की बात करें गए, तो हाइग्रोमीटर से जो है वो आर्द्रता नापी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्द्रता नापी जाती है किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें ऑल्टीमीटर के बारे में, तो इससे ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऊंचाई किससे नापी जाती है, तो ऑल्टीमीटर के द्वारा इससे जो है ऊंचाई नापी जाती है। उसके बाद फेदोमीटर से जो है गहराई नापी जाती है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बैरोमीटर यानी कि वायुदाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता, और ऑल्टीमीटर जो है जिससे ऊंचाई नापी जाती है, और फेदोमीटर से जो है वो गहराई नापी जाती है, समुद्र की गहराई। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि वायु को प्रदूषित नहीं करने वाली कौन सी गैस है, तो आपके ऑप्शन है सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीओ को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बोलते हैं इसको सीओ को बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें CO2 की, ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बोलते हैं सीओ को। SO2 की बात करें गाइस, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसे बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं, CO2 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो बोलते हैं वो SO2 को बोलते हैं। उसके बाद NO2 की बात करें गाइस, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसे बोलते हैं, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं वो बोलते हैं NO2 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगर बात करें गाइस CO2 की, तो ये सभी आपको पता ही होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में लोनार झील स्थित है। ठीक है, तो ये है हमारा फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा लोनार लेक। तो ये जो पूछ रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी असम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछ दे कि ये महाराष्ट्र के किस जिले में, अगर आपसे पूछ ले, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे जिला भी पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र के जो है वो बुल्ढाना जिले में है, यहाँ स्थित है आपका लोनार झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन से इसमें, तो बुल्ढाना जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर लोनार झील के पानी की अगर बात करें गए, तो लोनार झील की जो पानी है गैस वो है आपका क्षारीय भी है और मीठा भी है। ठीक है, सॉरी खारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोनार झील का जो पानी है वो आपका खारा भी है, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि लोनार झील का पानी जो है वो खारा भी है, और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि क्षारीय भी है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और इसी लोनार झील का जो निर्माण हुआ है, यह झील का निर्माण जो हुआ है वो उल्का पिंड की पृथ्वी के टकराने से हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से किस झील का निर्माण हुआ, तो लोनार झील का हुआ है। ये लाइन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
कि निम्न में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी तापी या ऑप्शन डी माही। सो गाइस अगर बात करें तापी, उसके बाद नर्मदा और माही, ये तीनों जो गिरती है ये अरब सागर में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरब सागर में जो गिरती है वो नर्मदा, तापी और माही जो है ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद गोदावरी जो है ये आपकी इसमें गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी से रिलेटेड आप एक दो पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसे जो है इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो भारत की अगर पूछे तो भारत की जो है ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, गोदावरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो फैक्ट बता रही हूँ ये गोदावरी से रिलेटेड बता रही हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे एक पॉइंट ये भी याद रखिए, इसकी जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई जो है इसकी ये कितनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1465 किलोमीटर जो है ये आपका इसका कुल लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1465 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है। तो परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपके ऑप्शन है 1952 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1950 में या ऑप्शन डी 1956 में। तो सबसे पहले अगर बात करें परिसीमन आयोग की, तो अब तक परिसीमन आयोग का जो है वो 4 बार गठन हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि 4 बार जो है इसका गठन हो चुका है। और इसका पहली बार जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें, इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 1952। दूसरी बार जो इसका गठन हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको याद रखना है 1962 में दूसरी बार गठन हुआ। तीसरी बार आपको याद रखना है 1972 में इसका गठन हुआ। उसके बाद आपको ये याद रखना है तीसरी बार, चौथी बार इसका गठन हुआ था 2002 में, ठीक है। तो ये 4 बार जो है इसका गठन हुआ और इसका डेट आपको याद रखना है। तो परिसीमन आयोग का जो गठन होता है वो क्यों होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संसद जो है वो प्रत्येक जनगणना के बाद जो है एक परिसीमन अधिनियम बनाती है, इसलिए इसका गठन होता है। और ये बनाती है परिसीमन अधिनियम, जो संसद बनाती है वो किस अनुच्छेद के तहत बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अनुच्छेद जो है आपके 82 के तहत जो है वो ये परिसीमन अधिनियम बनाती है संसद, और प्रत्येक जनगणना के बाद बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 82 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फल उत्पादन से, ऑप्शन बी नदी जोड़ो परियोजना से, ऑप्शन सी मसाला उत्पादन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अमृत क्रांति का संबंध जो है वो नदी जोड़ो परियोजना से है। उसके बाद अगर बात करें गाइस फल उत्पादन का, तो स्वर्ण क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति जो है वो आपके फल उत्पादन से संबंधित है। और बादामी क्रांति जो है ये आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है, तो मसाला उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण से संबंधित निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार या ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सो गाइज आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि विधायक सत्ता पे जो पूर्ण नियंत्रण लगाता है वो किसके तहत लगाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लगाया जाता है, विधायक सत्ता पे पूर्ण जो नियंत्रण लगाया जाता है वो आर्टिकल 14 के तहत लगाया जाता है। और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको दे दिया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद आपको दे दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अगर देखा जाए तो समानता का अधिकार जो है वो आपका कहाँ से कहाँ, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि 14 से लेकर 18 तक जो है वो आपका जो है समानता का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में स्वतंत्र समानता के अधिकार में ही गाइज आपका जो है आर्टिकल 14 आता है। किसी भी जाति भेदभाव लिंग से जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका अनुच्छेद 15 में आता है।
तो उसमें भी अगर आपको इस क्वेश्चन पे भी दिया रहता तो आपको समानता का अधिकार ही आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद अगर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो 19 से 22 में जो अनुच्छेद दिया हुआ है ये स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करेगा तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 से 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये भी आपको अनुच्छेद जो है 23 से 24 शोषण के विरुद्ध। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो 25 से 28, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 से 28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। तो आपके ऑप्शन है तारे की दूरी, ऑप्शन बी तारे का ताप, ऑप्शन सी तारे का आकार या ऑप्शन डी तारे का भार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तारे के रंग से किसी तारे का क्या पता चलता है, तो तारे का ताप के बारे में पता चलता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तोताए हिंद के रूप में जाने जाते हैं। तो तोताए हिंद के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो आपके ऑप्शन ए मिनाजुल सिराज, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी अलबरूनी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तोताए हिंद के बारे से जो जाना जाते हैं जिनके, वो है अमीर खुसरो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इससे आपको याद रखना है। उर्दू साहित्य का जनक भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे तो उर्दू साहित्य का जनक, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उर्दू साहित्य का जनक अगर आपसे पूछे तो ये कौन है, तो अमीर खुसरो है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, उर्दू साहित्य का जनक या कवाली का जनक जो है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। उसके बाद आपको मिनहाजुल सिराज के बारे में बात करेगा इस, तो मिनहाजुल सिराज ने तबकाते नासरी पुस्तक लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तबकात ए नासरी, ठीक है, तबकाते नासरी पुस्तक किन्होंने लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तबकाते नासरी पुस्तक के लेखक जो है वो मिनहाजुल सिराज है। उसके बाद अलबरूनी बहुत फेमस नेम है, आपको याद रखना है। तारिकुल हिंद जो लिखे थे उन्होंने ही लिखा था अलबरूनी ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तारिक उल हिंद, ठीक है, तारिक उल हिंद के लेखक कौन है, तो तारिक उल हिंद के लेखक जो है वो अलबरूनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो जब एक चूने को और पानी में मिलाया जाता है तो इससे कौन सी गैस निकलेगी, तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये एक रंगीन और गंधहीन गैस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपसे आपके ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल में या ऑप्शन डी चिकित्सा। सो गाइस कलिंग पुरस्कार जो है वो ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं खेल के क्षेत्र में गाइस। तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिलता है, ये आपको पता ही होगा। अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस में मिलता है, तो खेल के क्षेत्र में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गाइस अर्जुन पुरस्कार के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो पुलित्जर पुरस्कार जो मिलता है वो, सॉरी, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपको मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपको मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं मिलता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार नहीं मिलता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार मिलता है डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार। ठीक है, बीसी रॉय पुरस्कार जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान। और पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि मेंटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका घनत्व
3.0 से लेकर 5.5 तक है। ऑप्शन बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन सी, पृथ्वी के आयतन का 83.5% एवं द्रव्यमान 67.8% भाग मेंटल का है। ऑप्शन डी आपसे करा, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। तो गाइस इसमें अगर करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी। जो करेक्ट नहीं है वो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका संपूर्ण भाग जो है वो प्लास्टिक की अवस्था में आपसे बोल रहा है, जो कि इसका कथन असत्य है। मेंटल का संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इनमें से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीफू दर्रा, ऑप्शन बी तुजू दर्रा, ऑप्शन सी यांगयाप दर्रा या ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित नहीं है ये है तुजू दर्रा। और तुजू दर्रा अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ स्थित है तो आपको ये भी याद रखना है कि तुजू दर्रा जो है वो आपके मणिपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं दीफू दर्रा। ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में, और बोमडीला दर्रा ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जनक। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस आपको याद रखना है कि विश्व स्तर पर जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, जो है वो हरित क्रांति के जनक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हरित क्रांति के जनक ये भी है एम एस स्वामीनाथन, लेकिन ये विश्व स्तर पे नहीं है, ये भारत स्तर पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत स्तर पे जो है वो कौन है तो आपको याद रखना है एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारत स्तर पे हरित क्रांति के जनक है, और विश्व स्तर पे जो है वो नॉर्मन बोरलॉग है। वर्गीज कुरियन की बात करेगा इस, तो ये श्वेत क्रांति के जनक है। ये आपको ध्यान रखना है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनमें से किस नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि किस नदी के द्वारा जो है वो आपके जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तीस्ता नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी रावी नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिस नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है वो है तीस्ता नदी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किस झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि रहस्यमय झील जो है वो किस झील को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूपकुंड झील, ऑप्शन बी जोर पोखरी झील, ऑप्शन सी रेड हिल झील या ऑप्शन डी डोडी ताल झील। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रूपकुंड झील को जो है रहस्यमय झील कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगर आपसे पूछे कि रूपकुंड झील जो है वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रूपकुंड झील जो है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किस लिए इसे रहस्यमय झील कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे जो है वो मानव कंकाल, ठीक है, इस नदी के किनारे जो है ये मानव कंकाल इसमें जो है बहुत सारे पाए गए, इसीलिए इसे रहस्यमय झील कहा जाता है। ठीक है, और इस कंकाल की जो खोज की थी फॉरेस्टर रेंजर ने की थी, और ये कब की थी तो 1942 में जो है इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश जो थे फॉरेस्टर रेंजर, ये इन्होंने ही 1942 में इसकी खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है मानव कंकाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि न्याय पंचायत के कार्य के रूप में कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह किसानों को ऋण देता है, ऑप्शन बी यह स्वास्थ्य केंद्र चलाता है, ऑप्शन सी यह गांव के स्कूलों को रख रखाव करता है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो गाइस ये किसानों को ऋण देता है, ये स्वास्थ्य केंद्र चलाता है, या फिर यह गाँवों के स्कूलों का रख रखाव करता है। पंचायत का ये काम है ही नहीं, पंचायत इसके लिए नहीं बनाया गया, तो इसमें ये सब गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि पंचायत का जो कार्य है ये किसानों को ना ऋण देना, ना स्वास्थ्य केंद्र चलाना, गाँव के स्कूल को रख रखाव करना, पंचायत का काम है न्याय करना, ये सब काम नहीं है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, आपसे पूछ रहा है कि रामायण एवं महाभारत की रचना जो हुई थी वो किस अवधि में हुई थी। तो आपके ऑप्शन है आर्य अवधि में, ऑप्शन बी सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, या ऑप्शन डी द्रविड़ अवधि में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रामायण एवं महाभारत की रचना जो हुई थी वो आर्य अवधि में हुई थी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि जब हम अपने बिजली का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। तो आपके ऑप्शन है उपयोग हुए आवेश के लिए, ऑप्शन बी उपयोग हुए विद्युत धारा के लिए, ऑप्शन सी उपयोग हुए शक्ति के लिए, या ऑप्शन डी उपयोग हुए ऊर्जा के लिए। सो गाइज आप लोग जो है वो बिजली बिल का भुगतान करते हैं, आप सभी को पता होगा कि आप लोग बिजली बिल जमा करते हैं, तो वो किस लिए जमा करते हैं ये बताइए। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयोग हुए जो ऊर्जा के लिए जो होता है ना उसी के लिए हम बिजली बिल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए ऊर्जा का जो है वो बेस्ट स्रोत माना गया है कि अगर आप तो आप अपने घर में सोलर लगाइए, ये बेस्ट है गाइज, ये बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि 1 किलोबाइट जो है वो कितने किलोबाइट के बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन है 1024 बाइट, ऑप्शन बी 1048 बाइट, ऑप्शन सी 1042 बाइट, या ऑप्शन सी डी 1012 बाइट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1024 बाइट जो है वो एक प्रणाली में 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकता है लोकसभा को, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत। तो आपके ऑप्शन है 356, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 85, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। तो जब भी हम पानी में एक बाल्टी जो पानी भरते हैं इसमें जो है इसकी गहराई हमें, पानी की गहराई अगर मान के चलिए पानी यहाँ तक है तो इसकी गहराई हमें यहीं तक नजर आती है। तो ये जो है इस किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई पड़ती है, वो अपवर्तन के कारण कम दिखाई पड़ती है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके ऑप्शन है संवेग संरक्षण, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। अगर इसी जगह आपको ऑप्शन में अगर न्यूटन की गति बोल दे कि किस गति के नियम पे कार्य करता है रॉकेट का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी आपको याद रखना है कि न्यूटन के जो है वो तीसरी गति के नियम पे जो है यह कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूटन की तीसरी गति। तो रॉकेट का सिद्धांत इस पे काम करता है, और अगर ये ऑप्शन दिया रहा है तो संवेग संरक्षण, ये दोनों आप याद रखिएगा। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया या ना पसंद आया ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही यूपी पुलिस का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का चाहिए तो मैं जरूर आपके लिए लेकर आऊंगी, बट आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं जरूर लेकर आऊंगी। होपफुली गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया। प्लीज गाइज मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और हाँ आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को इसमें से कितने क्वेश्चन पता थे और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किया, तो मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।